जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाय संतोष चौहान। आइए आज हम लोग देखते हैं अध्याय 4 देखते हैं, चैप्टर 4 देखते हैं, आय और रोजगार का निर्धारण। देखते हैं कि इस चैप्टर से महत्वपूर्ण एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न कौन कौन से हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला प्रश्न देखते हैं, बाजार का नियम किसने प्रस्तुत किया था। तो बाजार का नियम जो है जेबी से ने प्रस्तुत किया था, जेबी से ने प्रस्तुत किया था। और इन्होंने कहा था कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। और तो पहले का जो राइट आंसर होगा जेबी से होगा। दूसरा देखते हैं, जेबीसी का बाजार नियम किस पर लागू होता है। तो जेबीसी का जो बाजार नियम है, यहाँ पर अगर देखा जाए एक विकल्प है वस्तु विनिमय पर, दूसरा है मुद्रा विनिमय पर, और तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है ऊपर से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, उपयुक्त ए और बी दोनों। तो जेबीसी का जो बाजार नियम है वो वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर आधारित है। तीसरा देखते हैं, प्रतिष्ठित सिद्धांत यह मान के चलता है कि जो प्रतिष्ठित सिद्धांत था, जो क्लासिकल सिद्धांत था, ये हमेशा जो है बचत निवेश के बराबर होती है। ये मान के चलता है बचत हमेशा निवेश या विनियोग के बराबर होता है। जो कुछ बचाया जाता है वो पूर्ण रूपेण विनियोग कर दिया जाता है, यानी जो हमारी बचतें हैं वो पूरी तरह से उनका निवेश कर दिया जाता है। प्रतिष्ठित सिद्धांत यही मान के चलता है। तो तीसरे का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। चौथा देखते हैं, प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। अर्थव्यवस्था सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहती है, कथन सही है। अति या न्यून उत्पादन असंभव है, ये भी कथन सही है। ये और भी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा चौथे का सी होगा, ए और बी दोनों। जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है ये मांग चलता है कि अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार होता है और अति उत्पादन या न्यून उत्पादन संभव नहीं होता है। तो चौथे का सी आंसर होगा, ए और बी दोनों। पांचवा देखते हैं, पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, ये कथन जो है जे बी से का है। तो पांचवें का ए आंसर होगा। आगे देखते हैं, ट्रेंड इकोनॉमिक पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक को पीगू ने लिखा था। तो छठवें का ए आंसर है। सातवां, जो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंस्टेट एंड मनी नामक पुस्तक लेखक कौन है। तो जेम किन्स है। इस पुस्तक को इन्होंने 1936 में लिखा था। तो सातवें का ए आंसर होगा जॉन मेनॉर्ड किन्स, बी। आठवां, किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित किस पर निर्भर है। तो किन्स का जो पूरा रोजगार सिद्धांत है वो प्रभावपूर्ण मांग पर आधारित है। किस पर है, प्रभावपूर्ण मांग पर। तो आठवें का ए आंसर होगा। नवा देखते हैं, खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के निम्न में से कौन से तत्व हैं। सामूहिक मांग जिसको बोलते हैं समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। तो जो एग्रीगेट डिमांड होता है इसके कई सारे घटक होते हैं। उपभोग व्यय भी होता है, निवेश व्यय भी होता है, सरकारी व्यय भी होता है, और x-m शुद्ध निर्यात व्यय भी होता है। तो यहाँ पे उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय एवं शुद्ध निर्यात सारे कथन सही है। तो नौवें का डी आंसर होगा, उपयुक्त सभी होगा। 10वां, किन्स ने किस तत्व को स्थिर माना। तो किन्स जो है पूर्ति को स्थिर मान के चलते हैं। तो 10वें को होगा कुल पूर्ति फलन को जो है किन्स जो अल्पकाल में स्थिर मान के चलते हैं। 11वां देखते हैं, एक निश्चित समय अवधि में अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को जो है समग्र मांग कहा जाता है, सामूहिक मांग कहा जाता है। तो 11वां का राइट आंसर होगा ये होगा, समग्र मांग होगा। 12वां, केंसियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारक निम्न में से कौन है। सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति, ये और भी दोनों। तो 12 का सी आंसर होगा ये और भी दोनों। समग्र मांग और समग्र पूर्ति, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ही जो है अर्थव्यवस्था में जो आय के संतुलन का निर्धारक है। 13वां देखते हैं, आय के संतुलन स्तर पर, जब आय का संतुलन स्तर होगा तो बचत निवेश के बराबर हो जाता है।
तो ए आंसर होगा। बचत निवेश बराबर होते हैं। 13 का ए होगा। आय एवं उत्पादन के संतुलन स्तर पर सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर निम्न में से किस में वृद्धि होगी? जब हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय बढ़ा है, निवेश व्यय भी बढ़ा है, सरकारी व्यय भी बढ़ा है। और जब सरकारी व्यय बढ़ेगा, जाहिर सी बात है रोजगार का स्तर बढ़ेगा, आय का स्तर बढ़ेगा, उत्पादन भी बढ़ेगा। तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, उपर्युक्त सभी। 15 देखते हैं। उपभोग फलन का विचार किसने प्रतिपादित किया था? उपभोग फलन का जो है सर्वप्रथम विचार जो है कीन्स ने प्रस्तुत किया है, जेम्स कीन्स, जॉन मेनॉर्ड कीन्स। तो 15 का राइट आंसर होगा बी। आगे देखते हैं हम लोग। 16 उपभोग निर्भर करता है, जो हमारा उपभोग होता है, कंजप्शन होता है, कंजप्शन विद द फंक्शन ऑफ इनकम। उपभोग जो होती है आय का फलन होता है, तो उपभोग आय पर निर्भर करता है, तो इसका राइट आंसर होगा आय पर। तो 16 का ए आंसर होगा। निवेश के निर्धारक तत्व कौन कौन से है? तो निवेश के निर्धारक तत्व पूंजी की सीमांत क्षमता, ये भी सही है। ब्याज की दर, ये भी सही है। ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। तो 17 का आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। 18 देखते हैं। किन्स के अनुसार विनियोग से अभिप्राय है? किन्स के अनुसार विनियोग से अभिप्राय है वित्तीय विनियोग से, गलत, वास्तविक विनियोग से। इसका राइट आंसर होगा वास्तविक विनियोग। 18 का बी होगा वास्तविक विनियोग। आगे हम लोग देखते हैं 19। निम्नलिखित में से वास्तविक जो है, वास्तविक निवेश क्या है? तो वास्तविक शेयर खरीदना, पुरानी फैक्ट्री खरीदना, ये तो बिल्कुल नहीं है। बैंक में जमा खाता खोलना, ये भी नहीं है। शेयर खरीदना, ये भी सही नहीं है। भवनों का निर्माण, जब हम भवनों का निर्माण करते हैं तो इसको वास्तविक निवेश कहा जाता है। तो 19 का सी इसका राइट आंसर होगा। 20वां देखते हैं। विनियोग गुणक का विचार दिया है, तो विनियोग गुणक का विचार जो है किन्स ने दिया है कि निवेश में परिवर्तन के कारण आय में जो परिवर्तन होता है उसे हम बोलते हैं विनियोग गुणक के। तो 20 का राइट आंसर होगा किन्स होगा। गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का संबंध क्या है? तो दोनों में सीधा संबंध होता है, के बराबर होता है 1/1 - MPC होता है, जिसको बोलते हैं MPC। ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है। सीमांत उपभोग अगर बढ़ती है तो गुणक भी बढ़ता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति घटती है तो गुणक भी घटता है। तो 21 का जो राइट आंसर होगा सीधा संबंध, यानी बी होगा इसका राइट आंसर। आगे हम लोग देखते हैं 22। किन्स का कथन सत्य है? तो किन्स जो है MPC और MPS दोनों का योगफल 1 मानते हैं। इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो MPC और MPS इन दोनों का योगफल 1 होता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति का योगफल 1 होता है। तो राइट आंसर होगा बी। 22 का बी आंसर होगा। आगे हम लोग देखते हैं 23। इसके अलावा जो है 23 APC और APS का योगफल भी 1 होता है। APC और APS का योगफल भी क्या होता है? 1 होता है। औसत बचत प्रवृत्ति, औसत सीमा, औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग। औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति दोनों का योगफल 1 होता है, यानी राइट आंसर होगा बी 1। MPC और MPS इसका योगफल 1 होता है, यानी ये होगा। 25 गुणों को निम्नलिखित किस द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? तो गुणों को जो है जेम्स कीन्स कहते हैं कि निवेश में परिवर्तन के कारण आय में होने वाला परिवर्तन, यानी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। 25 का बी। आगे हम लोग देखते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य क्या होगा यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति 0.2 है? सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी MPS का मान दिया है 0.2, पूछा है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी MPC पूछा है। हमें पता है इन दोनों का योगफल 1 होता है। एक का मान दिया 0.2 तो दूसरा क्या होगा 1 - 0.2 यानी 0.8 होगा।
तो 26 का ये आंसर होगा 0.8। 27 देखते हैं। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 1 है तो गुणक का मान क्या है? तो गुणक बराबर होता है k बराबर 1/1 माइनस MPC होता है, MPC। तो 1/1 माइनस MPC का मान यहाँ पे दिया है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 1 दिया है, 1 कर दीजिए। 1 में से ये घटाएंगे 0 हो जाएगा, यानी 1/0, और 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो इसका मान अनंत आता है। तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो अनंत होगा, डी होगा। 28 देखते हैं हम लोग। कीन्स की अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है? पूर्ण रोजगार संतुलन, अपूर्ण रोजगार संतुलन, ये और भी दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अपूर्ण रोजगार संतुलन को जो है न्यून मांग की दशा कहा जाता है। तो 28 का बी आंसर होगा। 29 अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने के कारण है। जो अतिरिक्त मांग क्यों उत्पन्न होती है? सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, सही बात है। अर्थव्यवस्था में अगर सार्वजनिक व्यय बढ़ेगा तो हमारी मांग जनरेट होगी, मांग बढ़ेगी। मुद्रा की पूर्ति में बढ़ती है तब भी जो है मांग बढ़ती है। करों में अगर कमी आएगी तभी मांग बढ़ेगी। तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, उपयुक्त सभी। 30 देखते हैं। घरेलू अर्थव्यवस्था में शामिल है। तो घरेलू अर्थव्यवस्था में परिवार क्षेत्र आता है, उत्पादक क्षेत्र भी आता है, सांस्कृतिक क्षेत्र भी आता है। तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, उपयुक्त सभी। आगे हम लोग देखते हैं। 31 कीन्स के अनुसार अति उत्पादन और बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कुल मांग में कमी। जब कुल मांग में कमी होती है तो अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन और बेरोजगारी देखने को मिलती है कीन्स के अनुसार। 31 का राइट आंसर होगा सी। 32 बेरोजगारी की समस्या का तात्पर्य। तो बेरोजगारी अच्छी बेरोजगारी भी होती है, अनैच्छिक भी होती है। तो 32 का राइट आंसर होगा सी, उपयुक्त ए और बी दोनों। 33 देखते हैं। कीन्स के अनुसार बेरोजगारी दूर की जा सकती है समग्र मांग बढ़ाकर, समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति बढ़ाकर, समग्र पूर्ति बढ़ाकर, ऊपर से कोई नहीं। तो कीन्स के अनुसार जो है अगर बेरोजगारी हमें अगर दूर करना है तो उसका सही विकल्प है समग्र मांग को बढ़ाकर। समग्र मांग को बढ़ाकर ही बेरोजगारी दूर की जा सकती है। 34 मंदी दूर करने के लिए कीन्स ने विचार दिया था कि सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना चाहिए। मंदी अगर दूर करना तो सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना होगा। तो 34 का राइट आंसर होगा सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना होगा, 34 का ए। तो ये रहा 34 प्रश्नों का एक सेट रहा। इस सेट से जो इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं और आते ही हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।